So now we are going to start with particulars. So first of all there is Ethusa baby. So babies किस तरह के होते हैं Ethusa के? So one can take the help of Ethusa synapium as one of the best remedies for vomiting in babies, cholera infantum and epilepsy of children. यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें वॉमिटिंग बहुत देखने को मिलती है, जो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहे हैं, कॉलरा इन्फेंटम है जिनको, या फिर ऐसे बच्चे जिनमें एपिलेप्सी होती है, इस तरह के बच्चों में एथूजा बेबीज जो इस तरह के होते हैं उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है एथूजा. सो द ट्रबल्स अकर नॉर्मली ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर इन चिल्ड्रन हु कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म. तो ये किस तरह के बच्चों में होती है? उन बच्चों में जो डेंटिशन के दौरान जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम्स कब आएंगी? जब डेंटिशन होगा बच्चों में, यानी कि दांत आना शुरू होंगे, या समर वेदर में जब भी गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो उस वक्त ये सारे सिम्टम्स आएंगे बच्चों में, दिखेंगे छोटे बच्चों में. और वो चिल्ड्रन जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, यानी कि मिल्क इनटॉलरेटेबल है, तो किसी भी फॉर्म में अगर वो मिल्क लेंगे, या वो मदर का मिल्क हो, या टिन्ड मिल्क हो, या पाउडर्ड मिल्क हो, किसी भी तरह का मिल्क इन एनी फॉर्म वो अगर लेंगे तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे और क्या हो जाएगी? वॉमिट हो जाएगी. तो बेबी इज़ वेरी वीक, कैन नॉट स्टैंड अप एंड होल्ड द हेड अप. सर ऊपर नहीं रख पाएगा, प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी बेबी में. तो बहुत कमज़ोर सा दिखेगा और बिल्कुल भी उस बच्चे में ताकत नहीं होगी, इतनी भी ताकत नहीं होगी कि वो अपना सर ही उठा के रख ले. सो वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस परसिस्ट थ्रू आउट. कमजोरी, प्रोस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है लेट जाना, थक हार के जब हम लेट जाते हैं उल्टा, यानी कि फेस डाउनवर्ड ऑन एंड ऑन आवर स्टमक. तो इस तरह के लेटने को, जो कि हमें वीकनेस की वजह से जो हम थक के लेटते हैं, उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेशन. और फिर स्लीपीनेस, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नींद आएगी. कमजोरी है तो नींद आएगी, ताकत नहीं है तो एक्टिवनेस नहीं है, वेकफुलनेस नहीं है, इसलिए स्लीपीनेस है. सो दिस विल ऑल परसिस्ट थ्रू आउट, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें देखने को मिलेगा. द चिल्ड्रन कन्फ्यूज, इडियोटिक एंड हैज़ इनकेपेसिटी टू थिंक. ऐसे बच्चों में इडियोसिटी देखने को मिलती है, कन्फ्यूज होते हैं और अच्छी तरह से सोच समझ नहीं पाते. द फीचर इज एक्सप्रेसिव ऑफ मच पेन, एंजाइटी विथ ड्रॉन कंडीशन एज वेल एज मार्क्ड लीनियर नेजालिस, हर्पेक्टिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज. ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सब रिपीट हो रही हैं. तो इस तरह के बच्चों में पेन और एंजाइटी एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, लीनियर नेजालिस देखने को मिलता है, हर्पेटिक इरप्शंस नोज की एंड पे देखने को मिलते हैं. यहाँ पे नोज के एंड में हर्पेटिक इरप्शंस हो जाते हैं और बच्चा सोच समझने की शक्ति खो बैठता है. वॉमिटिंग किस तरह की होगी? तो वॉमिटिंग का पहले हम कॉज देखते हैं. कॉज क्या होगा? तो पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, दूध पी लिया किसी भी फॉर्म में, या डेंटिशन के टाइम जब दांत आना शुरू हो रहे हैं और गर्मी के मौसम में वॉमिट होगी. बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म. इट इज वॉमिटेड आउट इन लार्ज क्वांटिटी लाइक वेरी सोर कर्ड in one great effort as soon as it is swallowed, after which the baby becomes greatly relaxed and drowsy. इसका क्या मतलब है कि बेबी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वॉमिट करेगा. वो वॉमिट कैसी होगी? सोर कर्ड, जैसे तरीके की खट्टी और दही जैसी, यानी कि जमी हुई दही जैसी, क्योंकि दूध क्या होता है पेट में जाके फट जाता है, तो फिर वो जैसे ही निकलेगा तो वो कर्ड के फॉर्म में निकलेगा और बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकलेगा, बहुत ग्रेट एफर्ट के साथ निकलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर उल्टी होगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उल्टी करने के लिए. तो इसी वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है? वीकनेस भी आ जाती है. जैसे कि वो दूध पिएगा वैसे ही उसको उल्टी हो जाएगी. उल्टी होने के बाद वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा और उसको नींद आने लगेगी और वो ऐसा बेहोश जैसा हो जाएगा और सो जाएगा. तभी हमने पहले भी देखा था कि इसमें प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस और स्लीपीनेस देखने को मिलती है. ड्यूरिंग डेंटिशन, यानी कि जब दांत आना शुरू हो रहे हैं बच्चों के, या फिर गर्मी के मौसम में इनडाइजेशन की वजह से, गर्मी के मौसम में और दांत आने के टाइम पे क्या होता है? इनडाइजेशन होता है बच्चों में. तो द बेबी वॉमिट्स वॉलेंटली सडनली फॉर अ फ्रॉथी मिल्की वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय अ कर्डल्ड मिल्क एंड चीजी मैटर. ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इसका रीज़न बस यही रहेगा कि डेंटिशन और हॉट समर वेदर में क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो बेबी को बहुत वॉलेंटली सडनली बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उल्टी होगी. और वो उल्टी कैसी होगी? फ्रॉथी, झाग जैसी, वाइट भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है. और उसके बाद कर्डल्ड मिल्क, यानी कि दही जैसा मिल्क या चीज़ी, चिपचिपा सा चीज़ी मैटर उसके उल्टी में दिखेगा. कल्केरिया ऑस ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट सिम्टम ऑफ सोर वॉमिटिंग ऑफ लार्ज कर्ड्स, बट द सिम्टम डिफरेंशिएट फ्रॉम एथूजा. कल्केरिया ऑस एक और दूसरी मेडिसिन है जिसको यहाँ पे एथूजा से कंपेयर किया हुआ है. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सिम्टम तो ऐसा ही होता है, सेम होते हैं सिम्टम. सोर वॉमिट उनमें भी देखने को मिलती है कल्केरिया ऑस के पेशेंट में, लेकिन कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं कल्केरिया ऑस और एथूजा में. तो वो सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे कि हमने देखा था कि एथूजा का जो टेम्परामेंट था वो कैसा था? मेंटली द पेशेंट इज इडियोटिक, कंफ्यूज्ड एंड अनएबल टू
थिंक, तो वो सोचने समझने की उसमें ताकत नहीं होती, इडियोटिक होता है, कंफ्यूज होता है। इस तरह का टेम्परामेंट हमने एथुजा में देखा था। लेकिन कल्केरिया ऑस का टेम्परामेंट कैसा है? ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट ऑफ कल्केरिया, यानी कि ल्यूकोफ्लेग्मेटिक मतलब थुलथुला, फ्लेग्मेटिक मतलब बहुत ज़्यादा रश ऑफ ब्लड रहेगा उसकी बॉडी में, यानी कि उसकी स्किन कैसे दिखेगी? रेड रेड दिखेगी। तो ये ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट देखने को मिलता है कल्केरिया में। नाउ फर्दर वील सी दैट द सेकेंड पॉइंट इज सोर स्टूल, सोर वॉमिटिंग एंड सोर स्वेट। यानी कि अभी हमने देखा कि एथुजा में वॉमिट कैसे होती है? सोर कर्ड लाइक वॉमिटिंग होती है। लेकिन कल्केरिया ऑस में सोर स्टूल, यानी स्टूल भी सोर होगा, वॉमिट भी सोर होगी, और स्वेटिंग जो उसका पसीना है वो भी सोर होगा, यानी कि सब में से खट्टी स्मेल आएगी। स्वेटी हेड विद ओपन फॉन्टेनिलीज। फॉन्टेनिलीज क्या होते हैं? हमारे जो स्कल में जो बोन्स होती हैं, यानी कि हमारे हेड में, यानी कि ब्रेन में, क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, इन सब के बीच में क्या होते हैं? सूचर्स होते हैं। सूचर्स और फॉन्टेनलीज, जो कि इन सारी बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं और बहुत ही मजबूत स्कल बनाते हैं हमारे हेड का। तो कल्केरिया ऑस के पेशेंट में ये फॉन्टेनलीज काफ़ी टाइम तक ओपन रहते हैं, क्योंकि जब हमारा बेबी पैदा होता है उस टाइम ये सारे फॉन्टेनलीज ओपन रहते हैं, और हमारी जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तब ये फॉन्टेनलीज अपने आप जुड़ते जाते हैं और टाइट और हार्ड हो जाते हैं, जो कि हमारे स्कल को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर पैदा होने से पहले ही वो टाइट और वो हो जाते, तो जब हमारा बेबी पार्चुरेशन के टाइम, जब हमारा बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आ रहा होता है, तो अगर उसका हेड इतना टफ और इतना स्ट्रांग होता, तो क्या वो आसानी से बेबी बर्थ कैनाल के बाहर आ पाता? नहीं आ पाता। इसलिए उसको खुला छोड़ा होता है, और बेबी की बर्थ के बाद ये क्लोज होते हैं। तो ये खुला छोड़ने का रीज़न ये है कि ताकि बोन्स एक दूसरे के पास स्लाइड करके छोटी हो जाए और बर्थ कैनाल से इजीली डिलीवरी के टाइम पे बाहर आ पाए बेबी। और जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है ये फॉन्टेनलीज क्लोज हो जाते हैं। लेकिन कल्केरिया के पेशेंट में ये फॉन्टेनलीज काफ़ी टाइम तक ओपन रहते हैं, और क्या देखने को मिलता है? हेड पे स्वेट देखने को मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एथुजा और कल्केरिया में। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एन आवर और सो आफ्टर ईटिंग इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज सिम्टम एंड एथुजा, यानी कि एथुजा में वॉमिट देखने को मिलती है खाने के 1 घंटे बाद। ये हमने रिकॉर्ड किया है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही रिगर्जिटेशन होता है, यानी कि एमिशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन थ्रू ईसोफेगस वाया माउथ, यानी कि पेट से जो कंटेंट है वो उल्टी के फॉर्म में मुंह से बाहर आ जाएगा एथुजा पेशेंट में। इसी को हम वॉमिट कहते हैं, उसी का ही दूसरा वर्ड है रिगर्जिटेशन। नाउ वॉमिट इज कोपियस एंड ग्रीनिश। वॉमिट कैसी होगी? कोपियस और ग्रीनिश होगी, यानी कि सड़ी हुई स्मेल आएगी और ग्रीनिश कलर की दिखेगी। आफ्टर वॉमिट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन एथुजा। मेंटली द बेबी इज इडियोटिक, फिजिकली सो वीक, सो अनेबल टू स्टैंड एंड होल्ड अप हेड। Feature expressive of pain anxiety as present on prostration with sleepiness is well marked in Ethusa compared to Calcaria also Calcaria carp. ये सारे सिम्टम्स एथुजा के पर्टिकुलर हैं, ये कल्केरिया फॉस में नहीं देखने को मिलते। खाने के बाद उल्टी होना, कोपियस और ग्रीनिश होना वॉमिट का, या फिर वीकनेस होना, उसके बाद लेट जाना, नींद आ जाना, और मेंटली इडियोटिक होना, फिजिकली वीक होना, और खड़ा ना हो पाना, इतनी कमजोरी होना कि सर भी ऊपर ना उठा पाए, ये सारे सिम्टम, और पेन और एंजाइटी के एक्सप्रेशंस दिखना फेस पे, और प्रोस्ट्रेशन के बाद बहुत ज़्यादा नींद आना, थकावट लगना, ये सारे एथुजा के सिम्टम है, ना कि कल्केरिया के। कल्केरिया की 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ कोलेरा इन्फेंटम। कोलेरा इन्फेंटम को हम समर डायरिया या इन्फेंटाइल कोलेरा भी कहते हैं। ये इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट्स जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोलेरा इन्फेंटम या समर डायरिया देखने को मिलता है। जैसे ही वो दूध पीते हैं, क्योंकि दूध उनको टॉलरेटेबल नहीं है, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो जैसे ही वो मिल्क लेंगे और जैसे ही बच्चे के पेट में मिल्क रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, वॉमिट आउट फाइनली एज अ वेरी सोर कर्ड। थोड़े टाइम के लिए अगर दूध रह भी गया बेबी के पेट में, तो भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एसिमिलेट नहीं होगा। क्या होगा? वॉमिट हो जाएगी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, खट्टी दही जैसी, सो लार्ज इन क्वांटिटी दैट इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट द बेबी कुड हैव इजेक्टेड देम। ऐसा लगता है वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में वॉमिट करता है कि ये देखने वाले को यकीन ही नहीं आता कि इस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में वॉमिट की है। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कंडीशन ऑफ स्टमक व्हेन वर्स टर्न्स इनटू कॉलेरा इन्फेंटम। जब पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, वर्स हो जाती हैं, तो कॉलेरा इन्फेंटम हो जाता है। दैट ड्यू टू एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन। एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जब होंगी, या थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेशन हो गया नोज में, लंग्स में, एल्वेलाई में, और स्टमक में, इंटेस्टाइन में इरिटेशन या सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, तो ये सब एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, इरिटेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, इन सब में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होगा, तब हमें कॉलेरा इन्फेंटम देखने को मिलेगा। कॉजेशन: हिट, टेम्परेचर ऑफ स्टमक, एरर ऑफ डाइट, डेंटेशन, बैड हाइजेनिक सराउंडिंग्स।
कॉलरा इन्फेंटम कब कब होगा? जब गर्मी पड़ेगी या कुछ ख़राब खा लिया, गलत खा लिया, जो कि सूट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, वैसा कुछ खा लिया। डेंटिशन में यानी कि बच्चे के जब दांत आएंगे तब। बैड हाइजीनिक यानी कि अनक्लीन हैबिट्स में रहना, गंदगी में रहना, गंदा खाना, हाथ ना धोना खाने से पहले, प्लेट्स का साफ ना होना या गंदे सराउंडिंग्स में रहना, बैड हाइजीनिक सराउंडिंग्स उसको कहते हैं। तो ये सारी वजहों से हमें कॉलरा इन्फेंटम देखने को मिलेगा। कॉलरा इन्फेंटम, उसके बाद हम कैरेक्टर देखेंगे। तो इसका कैरेक्टर कैसा है? ऑनसेट इज सडन एंड चाइल्ड लाइज स्ट्रेस्ड आउट विद अनकॉन्शियस कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनकॉन्शियस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि बच्चा इतना ज़्यादा थक जाता है, डिलीरियम में चला जाता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो द ऑनसेट इज सडन यानी कि अचानक से होगा। बच्चा एकदम हाथ पैर ऐसे स्ट्रेच करके, यानी कि ऐसे जैसे स्ट्रेच करना कहते हैं ना, हाथ पैर एकदम खोल के डाल के बेहोशी की हालत में वो पड़ा रहेगा। विथ फिक्स डायलेटेड प्यूपल्स उसके कैसे हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे एक पॉइंट पे। यानी कि हम अपनी आंखें मूव कर सकते हैं, राइट। हमारी जो बॉल्स होती हैं वो ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड, राइट लेफ्ट मूव कर सकती हैं। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन होगी तो इनके प्यूपल्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे और अनकॉन्शियस हो जाएंगे, यानी कि बेहोश हो जाएगा बच्चा। और प्यूपल्स कैसे हो जाएंगे? डायलेट यानी कि उसका जो डायमीटर है प्यूपल का वो बढ़ जाएगा। तो आईज टर्न डाउनवर्ड, आईज जो होंगी वो, जो आंखों की पुतलियां हैं वो नीचे की तरफ घूम जाएंगी। संकन फेस जो होगा वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। वेल मार्क्ड लीनिया नजालिस यानी कि लाइंस ऑफ नोज के आसपास लीनिया नजालिस बहुत ही अच्छे से हमें दिखाई देगा फेस पे। ग्रेट वॉमिट, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, बहुत ही ज़्यादा इनडाइजेशन ऑफ मिल्क देखने को मिलेगा। वॉमिट हो जाएगी लार्ज क्वांटिटी में। सोर कर्ड की। बेबी फॉल्स डाउन कम्प्लीटली प्रोस्ट्रेटेड, लेट जाएगा बेहोशी की हालत में, उल्टा थका हुआ होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉमिट की है बहुत लार्ज क्वांटिटी में और उसको बहुत ताकत लगी है ये वॉमिट करने में। तो वॉलेंट सडनली वॉमिट ऑफ फ्रॉदी वाइट सब्सटेंस रिजेंबलिंग वाइट एंड ग्रीन कॉपीज। द चाइल्ड कैन रिटेन नथिंग इन स्टमक, चाइल्ड अपने पेट में कुछ भी रिटेन नहीं कर पाता, मतलब कुछ भी स्टोर नहीं कर पाता। वो जैसे ही खाएगा उसे वैसी उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनडाइजेशन है। जब बच्चे में इनडाइजेशन होता है तो यानी कि खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वॉमिट हो जाएगी, इसलिए वो रिटेन नहीं कर पा रहा। एट एवरी कमेंसमेंट ऑफ एन अटैक देर इज अ ग्रेट एग्जॉशन एंड रैपिड वेस्टिंग ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो वो उसकी हालत है वो और गिरती जाएगी, पतला दुबला होता जाएगा और थकावट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये अटैक आते जाएंगे। नाउ वी विल सी स्टूल। तो स्टूल कैसा होगा? ग्रीनिश होगा, बहुत लिक्विडी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डायरिया है तो लिक्विडी होगा, स्लाइमी होगा, चिकना होगा। अनडाइजेस्टेड प्रोफ्यूज विद ग्रीन म्यूकस भी कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। और क्योंकि इनडाइजेशन है, डाइजेशन तो हो नहीं रहा है, तो अनडाइजेस्टेड फूड ही स्टूल में देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग एंड बिफोर स्टूल होने के पहले क्या होगा और स्टूल होने वक्त क्या होगा? तो देयर इज कॉलिक एंड कन्वर्जन, यानी कि ये जो कन्वर्जन है, ये जो अटैक है, ये फिक्स्ड प्यूपल और क्लेंच्ड फिस्ट और क्लेंच्ड थम जो है और अनकॉन्शियसनेस है, ये सब कॉलिक यानी कि डायरिया के पहले हमें देखने को मिलेगी और डायरिया के ड्यूरिंग भी देखने को मिलेगी। तो कॉलिक यानी कि बहुत तेज पेन होगा उसको एब्डोमिनल रीजन में। कन्वर्जन्स आएंगे आफ्टर वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस इज वेल मार्क्ड। इसके बाद वापस से प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, स्लीपीनेस हो जाएगी और वीकनेस आएगी। लास्ट स्टेज ऑफ सिम्टम ऑफ कोलैप्स सुपरवीन, यानी कि कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि जैसे हमारा फ़ोन चलते चलते हैंग हो जाता है और फिर वो अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है, उसी तरह का इंसान नॉर्मल पोजीशन में ना हो कि जो ये सिम्टम्स हैं उनकी लास्ट स्टेज आते आते तक वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि कोलैप्स हो जाता है। तो ये हमें बहुत सुपीरियरली देखने को मिलता है। मोडालिटी यानी कि कब हमें ये प्रॉब्लम वर्स होती है, तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स वर्स हो जाएंगी। फॉर अक्यूट ऑफ कॉलरा इन्फेंटम समटाइम्स एथूजा शुड ऑल्सो बी followed by an antisoric remedy like sorinum sulfur. The attack may last for few hours to several weeks. इस तरह के अटैक्स जो हैं वो कुछ घंटों से लेके कई वीक्स तक भी चलते रह सकते हैं। तो अगर हमें इसको क्योर करना है तो एथूजा के बाद एंटीसोरिक रेमेडी भी दे सकते हैं, सोराइनम और सल्फर तक की जैसी, क्योंकि हमें पता है कि सोराइनम और सल्फर दोनों क्या है? एंटीसोरिक रेमेडीज़ हैं, और सल्फर तो किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी है। तो ये बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक रेमेडीज़ होती हैं, तो इसको हम एथूजा के साथ भी दे सकते हैं, मतलब एथूजा के बाद। सो इट इज़ फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ एपिलेप्सी। तो कन्वर्जन एपिलेप्सी हम अच्छे से देख चुके हैं, दिस इज अगेन जस्ट मेयर रीडिंग। तो एथूजा हैज़ गॉट पेक्यूलियर सिम्टम एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स, आइज आर टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ अपवर्ड्स एंड साइडवाइज। If the condition is worse, there is sunkenness of face with well marked linea nasalis. तो लीनिया nasalis तो हमें हर जगह देखने को मिल ही रहा है। इसमें बस ये बताया गया कि आंखें नीचे टर्न होती हैं, यानी कि आंखें नीचे की तरफ पलटती हैं एथूजा के पेशेंट में, तो ये इसका मार्क्ड सिम्टम है।
बाकी जिनको भी कन्वर्जन्स होते हैं उनकी जनरली आंखें ऊपर की तरफ पलटती हैं तो साइड में पलटती हैं। तो ये इसका मार्क फीचर है। द सिम्टम लीड्स टू एथूजा मोर देन एनी अदर रेमेडी। इस तरह के सिम्टम एथूजा को इंडिकेट करते हैं। क्लेंच्ड थंब हो जाएगा, रेड फेस दिखेगा, फिक्स डायलेटेड प्यूपल्स दिखेंगे, लॉ जॉ हो जाएगा, जॉज जो है वो लॉक्ड हो जाएंगे, माउथ से झाग आएगा, और दिस ऑल सिम्टम्स आर वेरी वेल मार्क्ड इन एथूजा। पल्स कैसी रहेगी? स्मॉल, क्विक और हार्ड, और स्पैजम्स आएंगे, वीकनेस होगी, प्रोस्ट्रेशन होगा, स्लीपीनेस होगी। उसके बाद नाउ जनरल मोडालिटीज। तो जनरल मोडालिटीज में हमें 2 चीज़ देखनी होती है, एग्रेवेशन, एम्बुलेशन। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं ये कई बार बता चुकी हूँ कि एग्रेवेशन क्या मतलब होता है, ये हमारी सारी कंप्लेंट्स किन किन चीज़ों से और कब कब बढ़ती हैं, और एम्बुलेशन का मतलब होता है हमें किन किन हालात में किन किन चीज़ों से आराम मिलता है इन प्रॉब्लम्स में। तो हम सबसे पहले देखेंगे एग्रेवेशन, यानी हमारी प्रॉब्लम किस चीज़ से बढ़ रही है। तो ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स्ट आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। जब भी खाएगा या पिएगा तो उसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, यानी कि खाएगा या पिएगा, उसी के बाद उल्टी होगी, उसी के बाद ये सब कन्वर्जन्स आएंगे, उसी के बाद डायरिया होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कब बढ़ी हैं? खाने और पीने के बाद, या फिर गर्मी के मौसम में दूध पीने से, क्योंकि दूध डाइजेस्ट नहीं होता है उसको, वॉमिट करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद, स्पैजम्स आने के बाद, डेंटेशन के दौरान, या फिर 3 बजे सुबह या 4 बजे, सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक इसको ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इन द इवनिंग एंड इन द इवनिंग, तो मॉर्निंग में भी एग्रेवेशन है, इवनिंग में भी एग्रेवेशन है, रात के 3 और 4 बजे भी एग्रेवेशन है। नाउ एम्बुलेशन। तो ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर बाय कवरिंग। सारी कंप्लेंट्स कैसे बेटर होती हैं? अगर वो ओढ़ ले, पहन ले, यानी कवर कर ले अपने आप को। यानी अगर आप उसको ब्लैंकेट में कवर कर दो या कुछ हैवी क्लोथिंग पहना दोगे तो उसको बेटर फील होगा। ओपन फ्रेश एयर में जाने से, खुली हवा में जाने से, सी शोर यानी कि समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा जो होता है उसके पास बैठने से, वहाँ पे जाने से उसको आराम मिलेगा। आराम करने से, रेस्ट करने से, सो जाने से उसको आराम मिलेगा। किसी के साथ बैठने से, कंपनी से, टाइट बैंडेज ऑफ हेड, यानी कि कंपनी में बैठने से, यानी कि अपने दोस्त के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से, उनके साथ बैठने से उसको आराम मिलेगा। टाइट बैंडेज ऑन हेड, यानी कि सर को अगर वो जोर से बांध लेगा किसी चीज़ से, किसी बैंड से, तो भी उसको आराम मिलेगा। नाउ हम रिलेशंस देखेंगे। सिमिलर, यानी कि एथूजिया के सिमिलर कौन कौन है? एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, कल्केरिया कार्ब। हमने कल्केरिया से तो अभी कंपैरिजन भी देखा था। एंटिम क्रूड और आर्सेनिक जैसे मेडिसिन जो हम आगे कवर करने वाले हैं, तो ये सारी मेडिसिन इस एथूजा के सिमिलर हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू एथूजा किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? कल्केरिया कार्ब के। और एंटीटोटेड बाय, यानी एथूजा को कौन एंटीटोट करता है? वेजिटेबल एसिड्स। और ये किसको एंटीटोट करती है? इट एंटीटोट्स ओपियम, एकोनाइट इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। तो एकोनाइट मेडिसिन जो कि मैं अभी अपनी दूसरी वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड फाइंड दिस लेक्चर। इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशंस। एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है एकोनाइट, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर इस मेडिसिन के बारे में ज़रूर पढ़िए। ओपियम और एकोनाइट इसकी एंटीटोट हैं, यानी कि ओपियम और एकोनाइट को एथूजा के ऊपर जब हम देंगे तो एथूजा एंटीटोट हो जाएगी, यानी कि एथूजा का एक्शन कट जाएगा, खत्म हो जाएगा एथूजा का एक्शन। कभी कभी ऐसा होता है इन जनरल कि जब हम किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं तो उससे उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाता है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, या फिर कभी करेक्ट डोज नहीं होता, या हमें लगता है कि ये करेक्ट मेडिसिन नहीं है, हमें दूसरी मेडिसिन देनी है या चेंज करनी है, तो हम एंटीटोट करते हैं, यानी कि इस मेडिसिन का जो उसने प्रीवियसली खा चुकी है, पहले खा के आया है या खा रहा है, और इसका एक्शन हमें ख़त्म करना है, तो इसका एक्शन ख़त्म करने के लिए हम एंटीटोट देते हैं। तो एंटीटोट क्या करती है? इसका एक्शन ख़त्म कर देती है। तो इसी तरह एथूजा का एंटीटोट कौन कौन है? ओपियम और एकोनाइट। और एथूजा किसको एंटीटोट करेगी, यानी किसका एक्शन ख़त्म करेगी? तो वेजिटेबल एसिड्स का। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना और समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। सो फॉर मोर videos, please stay connected to my channel. Do like, share and subscribe. Thank you.